अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट वीडियो कवर करती है, कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। तो ऑटोमेटिकली जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 19.6 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। लेट्स सी कि आज हमारी क्लास कहाँ तक हमें इजाज़त देती है चैप्टर पूरा करने की या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 18 इतना मुश्किल तो नहीं दिख रहा, इसको रीड करते हैं पहले। द स्केल ऑफ द मैप इज व्हाट 1:20 मिलियन। आप सबने सवाल देख लिए। हमारे साथ यहाँ पे 5 बच्चे मौजूद हैं, वो सवाल को हमारे साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1:20 मिलियन का स्केल है, यानी 1 सेंटीमीटर अगर उस पे है, मैप पे है, तो 20 सेंटीमीटर असल में है। ये बात समझ में आ रही। अब मैप पे जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है। दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो बताइए कि कायरो और एडिस अबाबा में असल में क्या डिस्टेंस है। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था, निकाल लिया आप लोगों ने। क्या किया इसके लिए आपने? 12 इंटू 20 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 12 इंटू 20 मिलियन को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया होगा 12 टू द 24 और फिर मिलियन, 240 मिलियन आया होगा। ये सेंटीमीटर में आया होगा। इसको किलोमीटर में करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में करें, 100 से डिवाइड करें, मीटर को किलोमीटर में करें, 1000 से डिवाइड करें, तो अब जाके ये आपका आंसर बनेगा। तो एक 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 आई थिंक 2400 कुछ आ रहा है, 2400 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहे हैं कि ऑन द मैप द एरिया ऑफ द डेजर्ट रीजन इज 13 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये बात कितनी आसान है ना कि 1:2 मिलियन लेंथ का रेशो है और ये बता रहे हैं रीजन का रेशो। रीजन इज एन एरिया नॉट अ लेंथ। तो जाहिर है जब हम लेंथ से एरिया के प्रोपोर्शन में जाते हैं तो हम उसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1:2 कितने का प्रोपोर्शन, 2 2 4 और एक 2 3 जरा देख लीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर। अच्छा जी, 2 2 4 तो कर लिया अभी। 20 20 40, 20 400 और 20 मिलियन 20 मिलियन 4 कितने हो गए भाई? 14 जीरो हैं। ओके, कितने? 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14। कौमें खुद लगाते रहो, अच्छी कौमें खुद लगाओ, कोई बात नहीं। ठीक है जी तो मतलब समझाना मकसद है ना, सवाल का जवाब एक्यूरेट निकाल तो आप खुद ही लेंगे। ये प्रोपोर्शन है असल में ना, ये रेशो है। अब आपको बताया गया है कि 13 सेंटीमीटर है तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इससे क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? किलोमीटर, या तो पहले किलोमीटर से डिवाइड कर दो, चीज छोटी हो जाएगी। अब किलोमीटर में करने के लिए एरिया है, ये एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना है पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो जब आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में करेंगे तो पहले ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो से डिवाइड करेंगे। उसका रीज़न मैंने यहाँ समझाया कि सेंटीमीटर से किलोमीटर करते हैं तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं 2 दफ़ा, क्योंकि 2 साइड्स हैं, एरिया है। और फिर मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 2 दफ़ा 1000 से डिवाइड करते हैं, एरिया है, 2 साइड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो से डिवाइड करना है आपको, तो फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया। अब 1:40,000 का रेशो है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 13 से। सही आंसर आ रहा है? 5,20,000 आ रहा है किलोमीटर स्क्वायर।
जो मैप पे दिख रहा है 13 वो असल में है 5,20,000। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 हो गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, वेरी गुड, तालियां हो जाए इसके ऊपर। इसी टॉपिक का पार्ट है, पार्ट बी इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है, लेकिन रेलिवेंट है, लेकिन उल्टा कर दिया इन्होंने। पहले रेशो दिया हुआ था, डिस्टेंस निकालने थे, अब इन्होंने डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, रेशो निकालना है। मतलब क्या है, इसमें डिवाइड करके निकलता है ना रेशो, किसी भी चीज़ का रेशो निकालना होता है, एक तरफ 1 कर दें, दूसरी तरफ नंबर आ जाता है खुद ब खुद। तो कह रहे हैं कायरो में और खुर्तम में 1580 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन जब मैप उठा के देखा, ये दूसरा सवाल है, मतलब पिछले सवाल की बात नहीं हो रही, मैप उठा के देखा तो 31.6 सेंटीमीटर था। तो बताइए इनका क्या रेशो है। तो बहुत आसान सवाल नहीं है, एक को दूसरे से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, बस यूनिट सेम होने चाहिए। 31.6 रेशो 1580 है, या तो दोनों किलोमीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। तो दोनों सेंटीमीटर में कर लो, डिवीजन आसान हो जाएगी। किलोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मीटर को, अब ये डिस्टेंस है जो लेंथ है, एक दफ़ा ही होगा, तो किलोमीटर मीटर में होने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होंगे, मीटर सेंटीमीटर में होने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1580 के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 31.6 सेंटीमीटर है और दूसरा किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दिया ना हमने। अब ये दोनों सेंटीमीटर हो गए, इसको 1:2 करने के लिए 1:158 1 2 3 4 5 6 को डिवाइड कर दो 31.6 से, तो पता चल जाएगा कि 1 क्या होगा। तो बस ये 1:5 मिलियन का रेशो आ गया। ये रेशो कैसे निकाला, उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि दोनों फिगर्स को सामने रखें, यूनिट्स को सेम कर दें, और फिर जिधर 1 करना है उसको 1 करके दूसरी तरफ ले जाएं, उसको डिवाइड करवा दें, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब रेशियो तो आपने निकाल लिया 1:5 मिलियन का। एक जहाज उड़ता चला गया, कायरो से निकला, खुर्तम पे जाके लैंड किया, और 1555, अच्छा टाइम बताया भाई, कह रहा हूँ ये 1555 11:55 पे निकला और 14:03 पे पहुंचा। स्पीड बतानी, अरे यार इतनी आसान है। तो पहले आवर्स में टाइम निकाल लें और उसके बाद उसको स्पीड से डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, किलोमीटर पर आवर निकालना है आपको। तो कितने मिनट हैं भाई, 11 से 12 पे 5 मिनट लगे, और 3 मिनट ये रहे, और घंटे कहाँ गए, 1 2 2 घंटे ये रहे, तो 2 घंटे 8 मिनट हो गए। यकीन नहीं आ रहा था मुझे आपकी बातों का। 2 आवर 8 मिनट, अब 8 मिनट को भी पहले कन्वर्ट करो आवर में, तो 8 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.133 आवर्स। मिनट को भी तो घंटे में करना है ना, क्या मतलब यार, आप लोगों के लिए सरप्राइज क्यों था ये। 2 घंटे 8 मिनट को जब आप खाली आवर्स में लिखेंगे, तो 8 को आपने आवर में करने के लिए, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा ना। अच्छा 2.133 2 आवर 8 मिनट इज 2.133 आवर्स। इतने घंटे सफर किया, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1580। तो भाई 1580 इतना मुश्किल सवाल है, 1580 को 2.133 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के नीचे आर आ जाएंगे, कितने निकले, तो कैलकुलेट करें, शाबाश। ठीक है, तो ये आंसर आया 740.74 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है ना बात की, अगर सब यूनिट दिया हुआ है आपने तो उसका आंसर निकालना कितना आसान है। यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को ऊपर रखो, आर को नीचे रखो, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिजिक्स भी होगा इस तरह से। हो गया, सवाल पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करना है। अब ये समझ लीजिए कि जो लेंथ 6.1 है, अगर 6.1 लिखी हुई है तो उसका मतलब है कम से कम वो 6.05 तो होगी ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 6.14 होगी, तभी 6.1 आई होगी। राउंड ऑफ किया है ना इन्होंने, एक्यूरेट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि उससे आगे की फिगर्स को राउंड ऑफ किया है। तो ये मिनिमम 6.05 हो सकती थी और मैक्सिमम 6.14 हो सकती थी, तभी ये 6.1 आता। अगर 6.15 होती तो खुद ब खुद 6.2 हो जाती, और 6.04 होती तो खुद ब खुद 6 रह जाती।
तो ये हमने मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल दिया। यही 8.1 के साथ किया हमने। तो अगर कम से कम होगी इसकी बाउंड्री, तो कम से कम बाउंड्री में ये मेजरमेंट होगी 6.05 इंटू 8.02 विच इज 28.2। कम से कम 28.2 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा ये होगा कितना, 28.56 इज 28.6। इसके बीच में ये पैरामीटर पाया जाएगा। 28.6 से छोटा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये बताएंगे कि इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखें भाई, इसमें शेडेड एरिया निकालना, और ये सब कुछ सब शेडेड एरिया है, ये ख्याल रखें। बड़ा मजे का सवाल है, छोटा सा आसान सा सवाल है। ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से पूरे सर्कल का एरिया निकलेगा। उसके ये 40 डिग्री है चूंकि, तो उसको 40 से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देंगे, इसका भी निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक एरिया है ना। पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 40 से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी 40 डिग्री है। तो इस शेडेड एरिया का और शेडेड एरिया का तो निकाल लिया हमने। ठीक है, ये आर हमें पता है, गिवन है, सब कुछ गिवन है। इसमें आर 18 है, तो पाई यानी 3.142 इंटू 8 यानी 8 का स्क्वायर, 8 नहीं सॉरी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर इंटू 40/360 करेंगे इसको। सेम यहाँ भी यही हो जाएगा, ये भी यही है। तो जो आंसर आया वो आया, नहीं आ रहा समझ में, शुरू से बताता हूँ। तो जब आपने एक सेक्टर का निकाला था ये एरिया, इससे निकला था ये रहा। चूंकि ये सेक्टर और ये सेक्टर बिल्कुल सेम है, तो यही एरिया दूसरे का भी निकलेगा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो आंसर आ रहा था 113.112। ये एक सेक्टर का आ गया। दूसरे सेक्टर का भी 113.112 आ गया, ये रहा। अब जो इसमें ऐड करना रह गया वो रह गया ये वाला एरिया। इसमें बस इतना सा ख्याल रखना है कि जब आप सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे तो उसमें ये डबल काउंट हो जाएगी, ये जगह डबल काउंट हो जाएगी, ये वाली जगह नजर आ रहा है, ये जगह डबल काउंट हो जाएगी। ये डबल काउंट नहीं करनी, तो इसलिए पहले एक दफा सर्कल का निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। तो इसमें आर 6 है, तो 3.142 इंटू 6 कर लें। इतफाक है, मजे की बात है, इन्होंने वैल्यूज इस तरह की रखी हैं कि ये भी 113.112 ही आ रहा है, ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो वो भी 113.112 हमने ऐड कर दिया। लेकिन हमने किया तो हमें पता है कि हमने ये वाली जगह डबल काउंट किया, कि एक दफा ये सेक्टर के एरिया निकालते हुए काउंट की थी, एक दफा सर्कल का एरिया निकालते हुए काउंट किया। तो इस जगह को माइनस करना चाहिए हमें। तो ये कैसे निकलेगा, हमें पता है ये 40 डिग्री है, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। तो इस सर्कल का 40% ये है, 40/360 ये है, और 40/360 ये है। तो जरा निकाल तो लेते हैं कितना है। तो ये कैसे निकलेंगे, 113.112 को 40/360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आता है समथिंग, इसको दो दफा लेते हैं, क्योंकि ये एक दफा यहाँ है एक दफा यहाँ है। इससे कैलकुलेट करें, आंसर आएगा 25.136। इस सारी फिगर में से 25.136 माइनस कर देंगे तो डबल काउंटिंग नहीं होगी इस रीजन की। तो आपका आंसर आएगा 314 समथिंग पॉइंट समथिंग। ठीक है, हो गया सवाल। एक स्क्वायर बताया हुआ है कि बाहर वाला तो स्क्वायर है, पहले से ही बता दिया। ए बी सी डी पहले से बता दिया स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब क्या होगा कि ए बी सी सी डी ए डी लाइनें सारी बराबर होंगी, और ये सारे एंगल 90 होंगे। ये सब हमें पहले से पता चल गया, तभी स्क्वायर के होने से फायदा हुआ। अंदर वाला स्क्वायर है या नहीं है ये नहीं बताया। ठीक है, देखने में तो स्क्वायर लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि अंदर वाला स्क्वायर है। ओके, अगर अंदर वाला कोई चीज है तो उसके बारे में पहला सवाल ये कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इन्होंने बता दिया कि एपी जो लाइन बन रही है, देख रहे हैं एपी और बी क्यू, जहां जहां ये स्क्वायर टच हो रहा है अंदर वाला बाहर वाले को, कह रहे हैं एपी और बी क्यू और सी आर और एस डी ये सब बराबर लाइनें हैं। तो मैं इसके ऊपर कलर कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि ये लाइनें हैं जो ये बराबर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है।
पहला सवाल इन्होंने ये किया है, अब मैं एक और कलर से आपको दिखाता हूं। पहला सवाल क्या किया है, मैं ग्रीन से करके दिखाता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, साबित करें। तो ये साबित करना इसलिए आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम ये खुद ही बता चुके हैं, एज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। पहला बात हम ये कहेंगे, क्यों कहेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी? समझ रहे हैं दोनों बच्चे, तीनों बच्चे? ए बी और सी डी, ए बी और सी बी बराबर हैं, क्यों कहेंगे हम? क्योंकि ये स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो ये ए बी और सी बी बराबर होंगी। दो लाइनें बराबर हैं और उनमें से बकिया पोर्शन भी बराबर है। एज ए पी एंड बी क्यू आर इक्वल, ए पी एंड बी क्यू इक्वल है। कैसे पता हमें ए पी और बी क्यू इक्वल है? क्योंकि उन्होंने बताया, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, जब ए बी और बी सी बराबर है और ए पी और बी क्यू बराबर है, तो ये जो रह गया ये भी लाजमन बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर था, उसमें से ये माइनस किया तो जो बचा होगा बराबर अमाउंट ही बची होगी। सो बीपी इज इक्वल्स टू क्यू सी। ठीक है, अब चाहें तो इसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि बीपी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए पी, तो ये अमाउंट हमेशा बराबर होगी, ए बी माइनस ए पी बराबर होगी बी सी माइनस बी क्यू के, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, ए पी बी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों अमाउंट्स बराबर होंगी और ये दोनों अमाउंट्स गिवन है कि बीपी और क्यूसी हैं। हेंस बीपी इज इक्वल्स टू क्यूसी, बीपी इज इक्वल्स टू क्यूसी। ठीक है, ये इक्वेशन से भी करके दिखा दिया हमने। ठीक है, अब आप चलें, क्वेश्चन 1 तो समझ में आ गया, पार्ट 1 इसका कोई मसला है? अब ये पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल बी पी क्यू नजर आ रहा है आपको? बी पी क्यू बराबर है ट्राइंगल सी क्यू आर। तो मैं कलर कर देता हूँ इन ट्राइंगल्स में, ताकि एक ट्राइंगल आपको नजर आ जाए किन ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ये इन ट्राइंगल्स की बात हो रही है कि ये दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। दो ट्राइंगल्स बराबर होने के लिए हमें एंगल साइड, एंगल 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 साइड, ये सारे में से कोई भी कर सकते हैं ना। तो ये भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि गिवन है सवाल में बी क्यू और सी आर सेम है, पहले ही सवाल में इतनी चीजें गिवन है। और पी बी और क्यू सेम है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, फिर बी क्यू लाइन इज इक्वल्स टू सी आर लाइन गिवन है। ठीक है, सी आर लाइन बी क्यू इज इक्वल्स टू लाइन सी आर, और लाइन पी बी इज इक्वल्स टू लाइन क्यू सी, अभी अभी हमने प्रूफ किया है। तो साइड एंगल साइड की वजह से ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है, ये बात भी हो गई। आगे पूछ रहे हैं कि जी एंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल है, ये बता दीजिए। एंगल पी क्यू आर 90 है, ये बता दीजिए। तो हम ये यहाँ लिखते नहीं है कि 90 है, इसको मैं y कह देता हूँ। पी क्यू आर को अपनी आसानी के लिए y कह देता हूँ। अब तक जो साबित हो गया उसकी मदद से ये भी साबित हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर 90 है, ये बताना है। तो देखें, इससे रिलेटेड ना कुछ चीजें हमें पता है। ये देखिए, ये जब ट्राइंगल पी बी क्यू और ट्राइंगल क्यू सी आर हमने कॉन्ग्रुएंट बना दिए, ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं जब, तो उससे हम कुछ फायदे उठाते हैं। या ट्राइंगल पे वापस कलर कर दूं मैं, कलर में निकल गया, वहां मिस हो गया। कि ये रहा ये ट्राइंगल, ये रहा ये ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अगर बराबर हैं तो ये वाला एंगल उस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों तो 90 हैं ही ऑलरेडी। दोनों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं,
तो एंगल आर और एंगल क्यू जो उस तरफ निकलता है ये बराबर होगा। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं के, इसको कहते हैं एल। के और एल बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। ऐसे ही इनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं आप आर बोल रहे हैं। आर से 3 एंगल निकल रहे हैं ना, आर से एक एंगल इस तरफ निकल रहा है, आर से एक एंगल ऊपर की तरफ निकल रहा है, आर से एक एंगल लेफ्ट की तरफ निकल रहा है। तो एक ऐसा नाम दे दिया जिससे कि आप पहचान सकें कि किस एंगल की बात हो रही है। के और एल बराबर होंगे, अगर मैंने नाम इनको दे दिया, इसको मैं दे तो इसी तरह से हमारा जो ये वाला एंगल है इसको हम नाम दे देते हैं एस, और इसको कह देते हैं टी। ऐसे ही अपने समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है अभी। एस और टी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है जो इस ट्राइंगल की सारी चीजें ट्राइंगल की सारी चीजों के बराबर हैं। ये बात क्लियर है? क्लियर है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये वाला एंगल एल एंगल जो है और टी एंगल जो है, इनको मैं एक ही टर्म में कर दूं किसी तरह से, तो इससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशंस में। ये बात पता है कि टी प्लस, इसको मैंने y कहा था, ये y ऐसा होता है, t प्लस वाई प्लस एल इज इक्वल्स टू 180। क्या ये बात हम कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। अगर t और l मिला के 90 हो गए तो y खुद ब खुद क्या बचेगा? तो बस ये साबित करना है। अब t और l मिला के 90 है, वो कैसे साबित होगा? वो इस वाले 90 की वजह साबित होगा। ठीक है, ये जो है अगर ये 90 है तो मैं L की टर्म्स में बात कर लेता हूँ, या S की टर्म में, किसी एक टर्म में बात कर लेता हूँ, L की टर्म में बात कर लेता हूँ। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों में 90 बचा हुआ डिवाइड हो रहा होगा आपस में, तो L इज इक्वल्स टू S माइनस 90 कह सकता हूँ। क्या ये बात कह सकता हूँ? L इज इक्वल्स टू S माइनस। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये S माइनस 90 L कह दिया ना मैंने, और T इज इक्वल्स टू S है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। दोनों S और S हो गए, इससे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सिर्फ ये हो रही है बात कि T की जगह मैंने क्या लिखा? S, Y तो मुझे पता ही नहीं है, और L की जगह मैंने क्या लिखा? S माइनस 90, और इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस S। एक ही बात है ना, 90 में से S को निकाल दो, S में से 90 को निकाल दो, तो S निकाल दिए तो फिर इज इक्वल्स टू 180। ये वही इक्वेशन नीचे लिख दी, बस दोनों को एक टर्म में कर दिया, ये भी S में कर दिया, ये भी S में कर दिया। इससे क्या होगा? ये रहा माइनस S, ये रहा S, S से S कैंसिल हो जाएगा। Y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। ये साबित हो गया, y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाह 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 वाह। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल ये था, इसमें इन्होंने आखिरी सवाल ये किया, मैंने जवाब बताना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया। सवाल ये था अगला कि जो अंदर वाला स्क्वायर, अंदर वाला जो शेप है ये स्क्वायर ही है, ये साबित कीजिए। तो इसको साबित करने के लिए मैं 2 रीजन बताने। पहला रीजन है कि y इज इक्वल्स टू 90, बिकॉज सिमिलरली वी कैन प्रूव all internal angles of PQRS are 90, just the way we proved y is equals to 90। जैसे y is equals to 90 प्रूव किया, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि हर जगह सेम ट्राइंगल्स बने हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम ये प्रूव करते हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अच्छा, 90 प्रूफ होने से क्या होगा? ये अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं होगा, ये प्रूफ होगा अभी क्या? ये अभी रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल की भी सारे एंगल्स 90 होते हैं। तो अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ। स्क्वायर प्रूफ होने के लिए सारी साइड्स इक्वल होना जरूरी है और सारे एंगल 90 होना जरूरी है। सारी साइड इक्वल होके तब भी स्क्वायर प्रूफ नहीं होता, कि ऐसे भी शेप हो सकता है कि इसकी साइड्स इक्वल हो लेकिन सारे एंगल 90 ना हो। रोम्बस ले लें जैसे कि, ठीक है। तो सामने पहले सारे एंगल बराबर कर दिए। अब बताइए कि सारी साइड्स क्यों इक्वल हैं? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दिस ट्राइंगल वाज इक्वल टू दिस ट्राइंगल। ये बात साबित की थी हमने थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से दिस साइड वाज इक्वल्स टू दिस साइड। सो एज वी प्रूव्ड दैट ट्राइंगल PBQ
as we proved, triangle PBQ is congruent to triangle QCR. Similarly, we can also prove triangle AP triangle BPBQ. ये सारे ट्राइंगल हम एक दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। सेम वैल्यूज हैं, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके। जब ये इसके बराबर था तो ये इसके भी बराबर है। तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हम इन सारे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। सो जब सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सारी लाइन भी कॉन्ग्रुएंट हुई। क्या कलर आया, मतलब ये सारी लाइंस भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये सारी लाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की लाइन हुई तो दीज ऑल साइड्स आर इक्वल्स। सो ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मेकिंग PQ is equals to QR is equals to SR is equals to PS। ये सारी लाइंस बराबर हो गई। नाउ सारे एंगल्स 90 हैं और सारी लाइंस बराबर हैं। A shape whose all sides are equal and all angles are 90 is a square। इस तरह से हमने साबित किया।